नमस्ते विद्यार्थियों, मैं रामस्वरूप जाखड़ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो देखिए विद्यार्थियों, हम आरोह जो पाठ्य पुस्तक है उसके काव्य भाग का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने अध्याय 11 और 12 का जो अध्ययन है वो कर लिया था, कबीरदास जी के पद और जो मीराबाई हैं उनके पदों का। आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा अध्याय 14, वे आँखें। ठीक है, आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि अध्याय 13 का तो अध्ययन किया ही नहीं है, सीधा ही अध्याय 14 कैसे आ गया। तो विद्यार्थियों, इस बार कोरोना महामारी के कारण जो सीबीएसई बोर्ड है उसने जो अध्याय 13 और जो अन्य कुछ एक अध्याय है जिसकी पीडीएफ मैंने पहले ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दी थी, तो आपको पता होगा। इसलिए अध्याय हम 14 का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, वे आँखें जो काव्य का जो अध्याय है उसके जो लेखक है वो है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो सबसे पहले जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं उनका हम क्या देखेंगे, कवि परिचय देखेंगे। तो विद्यार्थियों, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था सन 1900 में और इनके जन्म का जो मूल नाम है वो था गोसाई दत्त। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत के जन्म का जो मूल नाम है वो क्या था, गोसाई दत्त था। इनका जन्म सन 1900 में कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, यह क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि किस प्रकार से सुमित्रा पंत जी है उन्होंने अनेक रचनाएं हैं वह लिखने का कार्य किया है। इसलिए हिंदी साहित्य के जगत में के जो हिंदी को किस प्रकार से उन्होंने एक नई जो दिशा है, एक नई बुलंदी है वो प्रदान करने का क्या किया है, कार्य है वो किया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम आगे देखते हैं इनका जो किस प्रकार से इनको अनेक जो सम्मान वगैरह है वो मिले हैं काव्य के क्षेत्र में। तो इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। अर्थात सुमित्रन पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ साथ उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और जो आपका पद्म भूषण पुरस्कार है, यह जो पुरस्कार है इनको प्राप्त हुए हैं। अर्थात हिंदी साहित्य के जगत में अच्छे कार्य करने के लिए, अच्छी रचनाओं के कारण इनको अनेक पुरस्कारों से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार सुमित्रा पंत जी ने अपने जीवन काल में अनेक अच्छी रचनाएं लिखने का कार्य किया है। जो समाज है उसको किस प्रकार से अपने लेखन के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करने का जो कार्य है वो किया है उस समय का समाज। ठीक है, इस प्रकार इनका जीवनांत अर्थात वह होता है सन 1977 में। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा पंत प्रस्तुत जो प्रकृति के चित्रे कवि हैं, अर्थात जो छायावाद काल के कवि माने जाते हैं। अर्थात जो सुमित्रा पंत जी है वह किस काल के कवि हैं, वह छायावाद काल के कवि हैं। और देखिए, वह छायावाद काल के इतने महत्वपूर्ण कवि है कि उनको उपमा दे दी जाती है, अर्थात उनको माना जाता है कि वह छायावाद काल के क्या माने जाते हैं, स्तंभ माने जाते हैं, अर्थात आधारशिला माने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए स्तंभ है वह ऐसे ही तो किसी को इतना जो सम्मान है वो मिल नहीं जाता, स्तंभ वगैरह है ऐसे ही तो किसी को बता नहीं दिया जाता। ठीक है, उन्होंने अच्छी अच्छी रचनाएं करने का कार्य किया है, तभी उनको स्तंभ है अर्थात आधारशिला है वह छायावाद काल की मानी जाता है उनको। फिर देखिए विद्यार्थियों, जो पंत जी हैं उन्होंने वह प्रकृति के चित्रे कवि हैं, अर्थात जो प्रकृति है उसका चित्रण अपनी रचनाओं में करने का क्या किया है, उन्होंने कार्य किया है। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार बीच में स्तंभ पदम प्रमुख, अर्थात किस प्रकार से उन्होंने बीच में जो स्तंभ का जो कार्य है अर्थात प्रमुखता का उन्होंने जो कार्य है वो किया है। और विषय किस प्रकार से उन्होंने जो प्रकृति है उनको जो हिंदी साहित्य है
उसमें प्रमुखता से बीच में रखने का जो कार्य है उन्होंने किया है। ठीक है विद्यार्थियों। फिर देखिए विद्यार्थियों, उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का क्या है, दस्तावेज है। ठीक है, किस प्रकार से अंतर्मन का जो संबंध है प्रकृति और जो व्यक्ति है उसको क्या किया है उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य है वो किया है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से वह बहुत ज़्यादा क्या हुए, प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी जो शिक्षा है उसको क्या कर दिया, बीच में ही छोड़ दिया। किसके कारण छोड़ा, उन्होंने किसके कारण छोड़ा अपनी शिक्षा को, जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था उसमें भाग लेने के कारण उन्होंने जो असहयोग आंदोलन है उसको बीच में ही छोड़ दिया। फिर देखिए, उसके बाद स्वतंत्र लेखन करने लग गए, अर्थात अपने पढ़ाई को बीच में ही छोड़ने के बाद वह क्या करने लगे, स्वतंत्र जो आंदोलन है अर्थात स्वतंत्र जो लेखन है और जो आंदोलन है उसमें उन्होंने भाग लेना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तो देखिए विद्यार्थियों, किस प्रकार से जो पंत जी हैं उन्होंने अपने जीवन में उनके जीवन में जो अनेक उतार चढ़ाव है वो आए हैं और हर उतार चढ़ाव का उन्होंने बड़ी ही दृढ़ता के साथ में क्या किया है, उसका अनुसरण करने का जो कार्य है वो किया है। फिर देखिए, प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। किस प्रकार से जो पंत जी हैं उन्होंने जो अपनी कविताएं हैं उसके माध्यम से समाज में कुछ न कुछ क्या चाहा है, बदलाव चाहा है। इसके वह क्या रहे हैं, सदा ही पक्षधर रहे हैं। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं उन्होंने लिखी, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह क्या कर रहा था, आकृष्ट कर रहा था। अर्थात पल पल परिवर्तित होता जो जादू की तरह का जो आकृष्ट है वह उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी उन्होंने लिखी हैं। कि किस प्रकार से प्रगतिशील दौर चल रहा था उस समय उन्होंने जो ताज और जो वे आंखें, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में यहाँ आपके लिए दी गई है कि उन्होंने रचना की, इसके साथ ही अरविंद मानवतावाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदर जैसी पंक्तियाँ भी उन्होंने लिखी हैं। ठीक है, इस प्रकार की पंक्तियाँ वो लिखते रहे हैं। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाम्ब नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से क्या किया है, विचार जो विमर्श है वो होता रहा है। फिर देखिए विद्यार्थियों, पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। अर्थात जो पंत जी है वह भाषा के प्रति क्या है, बहुत ज़्यादा सचेत हैं। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत जी चित्र भाषा अर्थात बिंबात्मक की संज्ञा देते हैं। किस प्रकार से उन्होंने जो प्रकृति है उसको चित्रात्मक रूप से अपनी रचनाओं में क्या किया है, प्रस्तुत किया है। तो उस शब्द शैली को किस नाम से पुकारा जाता है, उसको बिंबात्मक भाषा की संज्ञा है वो दी जाती है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का जो पक्ष है वो लिया और जो अपनी रचनाएं हैं जैसे कि पल्लव की भूमिका में विस्तार से उन्होंने जो खड़ी बोली का क्या किया है, समर्थन किया है। यहाँ पर देखिए प्रस्तुत जो कविता है या उसमें किस प्रकार से जो पंत जी है वो क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रस्तुत कविता में वे आंखें, अर्थात प्रस्तुत कविता कौन सी है आपकी, वे आंखें में जो पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। अर्थात ये है पंत जी के प्रगतिशील दौर की क्या है, कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। किस प्रकार से विरोधाभासी विकास की जो अवधारणा है उस पर करारा जो पंत जी है उन्होंने क्या किया है, प्रहार किया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को, अर्थात युगों युगों से जो किसान है उसका क्या होता आया है, शोषण होता आया है। इसलिए कवि को उसका शोषण है, उसकी दैन्य दशा है वह आहत करती है, अर्थात कष्ट प्रदान करती है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया है। अर्थात जो निर्णय जो सही रूप से जो किसान है उसको हक मिलना चाहिए था वो वर्तमान में भी उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को क्या करती है, खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत
करती है। तो इस प्रकार से जो पंत जी हैं उन्होंने जो किसान है उसकी दैन्य दशा का यहाँ पर क्या किया है, वर्णन किया है। किस प्रकार से उपभोक्तावादी जो समाज है, विकासवादी उसकी जो प्रवृत्ति है, उसमें जो बेचारा किसान है वो किस कदर दुखी होता जाता है और किस प्रकार से अनेक कष्टों से परिपूर्ण उसका जीवन है वो बन जाता है। यहाँ पर कवि ने वहीं उसकी मनः व्यथा को क्या किया है, यहाँ पर प्रकट करने का कार्य है वो किया है। तो विद्यार्थियों, हम विस्तार से जो आपकी कविता है वे आंखें उसका क्या कर रहे हैं, अब अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, इत्मीनान से आपको वे आंखें हैं जो कविता है उसको आसानी से बहुत सरल तरीके से समझना है। प्रत्येक कठिन शब्द का अर्थ आपके सामने मैं रखता जाऊंगा और इसका भावार्थ है वो आपको एकाग्रचित भाव से समझना है। तो देखिए, अंधकार की गुहा श्री की उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोधन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह किसका। लहराते हुए खेत द्रंगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे। तो देखिए किस प्रकार से जो किसान है उसकी मनः व्यथा को, उसकी आँखों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, उसकी खुशियों का भी यहाँ पर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। किस प्रकार से भावात्मक शैली में यहाँ पर जो कविवर है पंत जी, उन्होंने बड़े ही अच्छी तरह से यहाँ पर आपको यह कविता समझाने का जो प्रयास है वो किया है। तो देखिए किस प्रकार से जो कवि है वो है बता रहे हैं कि अंधकार की गुहा सिरी की। गुहा का अर्थ होता है गुफा, जो गुहा है इसका अर्थ क्या होता है, गुफा। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखिए फिर है अगला आपका शब्द है सरीखी। तो इसका अर्थ होता है सम्मान। ठीक है, उन आँखों से डरता है मन। तो देखिए विद्यार्थियों, कवि पंत भारतीय किसान की दैन्य दशा का चित्रण करते हुए कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि उस किसान की अंधकार से भरी गुफा जैसी उन आँखों को देखकर मेरा मन डरने लगता है। अर्थात अंधकार से भरी पूर्ण उन आँखों को देख कर के जो कवि हैं पंत जी, उनका जो मन है वो क्या करने लग गया है, डरने लग गया है। क्यों डरने लग गया है बच्चों? क्योंकि जो किसान है उसकी आँखों में, जो किसान है उसकी आँखें हैं वो किसके समान लग रही है, किसान की जो आंखें हैं वह लग रही है किसके समान, गुफा के समान। किसके समान लग रही है, गुफा के समान लग रही है। इसलिए गुफा में अंधकार होता है और आसानी से हम उसमें जा नहीं सकते बगैर किसी रोशनी के। उसी प्रकार जो किसान है उसकी भी आंखों में जो दुख रूपी जो अंधकार है वह भरा पूरा है, और उस दुख रूपी अंधकार से जो कवि है उसका जो मन है वह क्या हो रहा है, भयभीत हो रहा था, डर रहा है। ठीक है, अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अर्थात उन आँखों की गहराइयों में दूर तक भयानक दीनता और दुख का मौन रुधन भरा रहता है। क्या भरा रहता है, मौन रुधन भरा रहता है। ठीक है, नीरव का अर्थ होता है मौन, जो नीरव शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, मौन होता है। ठीक है, अर्थात भयानक शोषण, उत्पीड़न एवं निराशा से ग्रस्त तथा दुख और विवशता से व्यथित उसकी आंखें मानो दिन रात चुपचाप रोती सी रहती है। तो विद्यार्थियों, किसकी आंखें चुपचाप रोती सी रहती है? उस दुखी किसान की जो आंखें हैं वह चुपचाप दिन और रात क्या रहती है, रोती रहती है। ठीक है, अब देखिए आगे, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका। ठीक है, अर्थात कवि कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि जो किसान है वह अपने खेतों का खुद मालिक था। अर्थात किसान की जो कहानी है उसका आरंभ करता हुआ यहाँ पर जो कविवर है, जो पंत जी है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो किसान है वह प्रारंभ से ही अपने जो खेत खलियान है उनका स्वयं क्या था, मालिक था, और वह आज़ाद किसान था। वह क्या था, आज़ाद किसान था। स्वाधीन का अर्थ होता है आज़ाद, स्वतंत्र। उसके खेत उसके अपने थे। अर्थात जो उसके खेत हैं वह किसके थे, उसके स्वयं के थे, और उसे इस बात का अभिमान था। अर्थात उसको इस बात का क्या था, अभिमान था। किस बात का अभिमान था कि मैं अपने खेतों का स्वयं क्या हूँ, मालिक हूँ।
परंतु आज छोड़ उसे मझधार, आज संसार कगार सदृश वह किसका। अर्थात आज उसको संसार भयानक विपत्तियों की मझधार में उसी प्रकार डूबता छोड़कर उसे दूर हट गया है। अर्थात आज वह दुखों से घिरा हुआ है, आज परिस्थितियाँ उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन आज जो समाज है वह उसको छोड़ करके क्या हो गया है, दूर चला गया है। जिस प्रकार से नौका है वह लहरों में डूबने लग जाती है तो उसका जो प्रवाह है अर्थात जो उसके चाकू वगैरह है उनका कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार आज जो किसान है उसके समाज के उसके सगे संबंधी है वह उसको बीच दुखों में छोड़ करके चले गए हैं, कोई उसकी सहायता के लिए उसके साथ में नहीं खड़ा है। ठीक है विद्यार्थियों, फिर देखिए जैसे कि कगार है, यहाँ पर कगार दिया गया है आपका शब्द, ठीक है। संसार कगार, कगार का अर्थ होता है नदी का ऊंचा किनारा, अर्थात जो कगार शब्द है उसका अर्थ होता है नदी का ऊंचा जो किनारा होता है वह, ठीक है। मझधार में डूब रहे व्यक्ति के पास तक नहीं फटकता है कोई, अर्थात इस प्रकार नदी का जो ऊंचा किनारा होता है उस तक पहुंचाने के लिए कोई भी जो किसान है उसके पास तक नहीं आता, अर्थात दुखों से उसकी इस विकट परिस्थिति में सहायता के लिए कोई भी उसके साथ में नहीं आता है, कोई उसकी सहायता करने को क्या नहीं है, तैयार नहीं है। ठीक है, फिर देखिए विद्यार्थियों, लहराते हुए खेत द्रंगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, अर्थात सदैव ही जो किसान है उसकी आंखों में अर्थात क्या लहराते रहते थे, उसके जो खेत खलियान है वह, ठीक है। द्रंगों का अर्थ होता है आँखें, और किस प्रकार से बेदखल कर दिया गया उसको, अर्थात उसके जो खेत वगैरह हैं वो छीन लिए गए, किसके द्वारा छीन लिए गए, जो सेठ साहूकार वगैरह हैं उनके द्वारा। तो कवि क्या कहना चाहता है, कवि यह कहना चाहता है कि किसान की आंखों में अब भी उसके वे अपने खेत लहराते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया ना, लहराते हुए खेत द्रंगों में, अर्थात किसान की आंखों में आज भी उसके जो खेत हैं वह लहराते हुए प्रतीत होते हैं, हुआ बेदखल अब जिनसे। लेकिन देखिए किस प्रकार से आज उस किसान को जमींदारों ने उसे क्या कर दिया है, उसके अपने स्वयं के खेतों से बेदखल कर दिया था, तो उसके जो खेत हैं वह उससे छीन लिए गए हैं। आज उसके जो स्वयं के जो खेत हैं वह क्या कर लिए गए हैं, आज उससे छीन लिए गए हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, लहराते हुए खेत द्रंगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। तो देखिए विद्यार्थियों, किस प्रकार से यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि जो जमींदार और जो सेठ साहूकार वगैरह हैं उन्होंने छीन लिए हैं। अब क्यों छीन लिए हैं, क्योंकि पहले जो खेत वगैरह होते थे उनका जो लगान वगैरह है वो दिया जाता था। किसान है वह 6 महीने से या जो 12 महीने वगैरह होता है उसका जो लगान है अर्थात कर है वह ज़मींदार को वगैरह को दिया करता था। ठीक है, लेकिन किसान के पास इतनी जो धन की जो मात्रा है वह नहीं हो पाई, इसलिए वह जो ज़मींदार वगैरह है, सेठ वगैरह है, उसका कर नहीं दे पाया। इसलिए जो सेठ वगैरह है उसने अपने जो नौकर वगैरह है उनको ला करके आज उन खेतों से उस किसान को क्या कर दिया है, बेदखल कर दिया है। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, अर्थात आज उस किसान को उसके वे खेत उसने क्या कर लिए हैं, छीन लिए गए हैं, जिनमें उगे हरे तिनकों की हरियाली में लहराते हरे भरे खेतों के एक ही तिनके में उसके जीवन की जो हरियाली है वह खिलखिलाती रहती थी। किस प्रकार से जो किसान है उसके जीवन के हर क्षण में वह उस खेतों की जो हरियाली है, वह खुशी का जो माहौल है उसे हर समय क्या करता रहता था, उमंगित अर्थात उसको हर्षित करता रहता था। उसका जो हृदय है वह हर समय जो एक प्रकार की जो खुशी की जो लहर है उसमें झूमता हुआ रहता था। ठीक है, तो विद्यार्थियों, किस प्रकार से यहाँ पर जो कवि है वह किसान की जो मन है, स्थिति है, उसका क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है, वह उसकी आँखों का तारा, अर्थात आँखों में घुमा करता वह उसकी आँखों का तारा।
तो देखिए यहाँ पर क्या कहना चाहता है, आँखों का तारा आपने सुना है, आँखों का तारा क्या होता है, इसका अर्थ है अर्थात अत्यंत प्रिय। तो यहाँ पर देखो अत्यंत प्रिय किसान का कौन था, उसका लड़का था। तो देखो उस किसान पर जमींदार और महाजनों ने कैसे कैसे अत्याचार किए हैं, क्या कारण है कि उसकी आंखों का तारा उसकी आंखों में ही घुमा करता है, ठीक है, हर पल उसको चैन से बैठने तक नहीं देता। तो जो जमींदार वगैरह है और महाजन है, उसने जो किसान है उसके साथ में कैसे कैसे अत्याचार किए हैं, हम उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, कवि उन्हीं अत्याचारों के संबंध में वर्णन करता हुआ आगे कहता है, क्या कहता है कि उस किसान की उन आँखों में अपना वह आँखों का तारा अर्थात प्यारा बेटा हमेशा घुमा करता है, ठीक है, जिसको हमेशा के लिए सुला दिया, किसने सुला दिया, अर्थात जो साहूकार वगैरह हैं उनके नौकर वगैरह हैं उनकी लाठियों ने, ठीक है, हमेशा उसकी छवि में अर्थात उसके हृदय में आँखों में समाई रहती है, जो भरी जवानी में ही जमींदारों और साहूकारों की लठेतों से क्या हो गया था, मारा गया था। अर्थात कारकुनों और जो ज़मींदार वगैरह हैं उनके जो सिपाही वगैरह हैं उनके नौकर वगैरह हैं उनके लिए यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। फिर देखिए, अर्थात खेत से बेदखल होने का विरोध करने पर उन लोगों ने उसके इकलौते जवान बेटे को क्या कर दिया था, जान से मार डाला था। किसने मार डाला था, उन सेठ साहूकार के जो नौकर वगैरह हैं उन्होंने बेचारे किसान के लड़के को भरी जवानी में ही मार डाला था, जिसके कारण हर समय वह उसका लड़का उसकी आंखों में घूमता रहता है और बेचारा जो किसान है वो निराश स्थिति में यही सब सोचता रहता है कि कौन मेरा सहारा होगा, मैं किस प्रकार से जो मेरे परिवार के सदस्य हैं उनका क्या करूँगा, पालन वगैरह करूँगा, उनका पालन पोषण करूँगा। यह मनोस्थिति है उसकी हो रही है और वह किस प्रकार से दुखी भाव से वह हताश निराश है, इस प्रकार की मुद्रा में है वह बैठा हुआ है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर पंत जी ने जो किसान की जो मनोव्यथा है उसका बड़ी ही भावपूर्ण शैली में क्या किया है, वर्णन किया है। फिर देखिए, बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर पंत जी है वो क्या कहना चाहते हैं कि जो सेठ साहूकार वगैरह हैं उन्होंने जो किसान है उसके साथ में बड़े बड़े अमानवीय जो अत्याचार वगैरह हैं वह किए हैं। कैसे किए हैं कि बिका दिया घर द्वार, क्या कर दिया, बिका दिया घर द्वार, अर्थात वे आँखी शीर्षक कविता के इस पद्यांश में कविवर क्या कहना चाहते हैं कि किसान को कर्ज देने वाले उस निर्दयी साहूकार ने उस पर क्या किए हैं, अनेक प्रकार के जो अत्याचार वगैरह हैं वो किए हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से उसका सारा घर द्वार बिकवा दिया, अर्थात उस साहूकार ने बेचारे किसान का सारा घर जो द्वार है वह क्या कर दिया, बिकवा दिया। महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, ठीक है, और जो साहूकार है निर्दयी उसने उस पर इतने अत्याचार किए कि एक ब्याज तक की अर्थात एक ब्याज की कौड़ी तक नहीं छोड़ी, घर द्वार सब कुछ क्या कर दिए, नीलाम करवा दिए, ठीक है। और रह आंखों में चुभती वह, अब देखो नीलाम होने के बाद भी क्या हो रहा है, जो किसान है उसकी आंखों में क्या चुभ रहा है, रह करके उसकी बर्दों की जोड़ी, अर्थात जो बेल है उसकी जो जोड़ी है, बेलों की जो जोड़ी है वह रह कर कसक पैदा करती है, अर्थात एक ठेस सी पहुंचा रही है, किसको पहुंचा रही है, उस किसान को, कि वह बेल उसका क्या थे, सहारा थे, लेकिन वह भी उन बेलों को भी क्या नहीं कर पाया, वह उस सेठ साहूकार से बचा नहीं पाया था, तो उनको भी क्या कर दिया, उन्होंने नीलाम है वो करवा दिया है, ठीक है, जिससे उसके साहूकार ने अथवा जमींदार ने कुर्क करवा दिया, अर्थात जो नीलाम है वह करवाने का क्या किया है, कार्य है वो किया है। अब वह किसान यही सब क्या करता है, सोचता रहता है कि मैं करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहाँ जाऊं, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों, आगे देखिए क्या होता है, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, अर्थात जो उस उजरी कौन है, यहाँ पर जो किसान है उसकी गाय का नाम है, अर्थात कभी उस निराश हुए किसान की करुण जीवन कथा को आगे बढ़ाता हुआ कहता है, क्या कहता है
कि उसकी उजरी नामक जो सफ़ेद गाय है उसके अलावा किसी और को दूध नहीं देती थी, अर्थात दूध निकालने नहीं देती थी, केवल मात्र जो किसान है उसको ही वह दूध दुहाने देती थी। ठीक है, फिर देखिए किस प्रकार से जो पंत जी हैं वो और जो उसकी जो मनोव्यथा की जो कहानी है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आंखों में ही नाचा करती, उजरी गई सो सुख की खेती, उजड़ गई जो सुख की खेती, कि किस प्रकार से आहा बढ़ता हुआ, अर्थात जो किसान है वो आहा बढ़ता हुआ कहता है कि किस प्रकार से उसकी सुख की हरी भरी जो खेती है, अर्थात उसका परिवार है, उसके खेत खलियान है, उसके बाल बच्चे हैं, वो सारे के सारे क्या हो गए हैं, उजड़ गए हैं। ठीक है, हरदम उसकी आंखों के सामने इस प्रकार की जो घटना है वह क्या करती है, नृत्य करती है कि जो किसान है वो करे तो क्या करे। ठीक है, फिर देखिए विद्यार्थियों, बिना दवा द्रव के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुमुही। तो किस प्रकार से यहाँ पर जो कवि है वो आगे जो किसान की जो मन व्यथा है उसको क्या कर रहा है, प्रकट करता हुआ क्या बता रहा है कि किस प्रकार से उसकी सुख से हरी भरी जो खेती है वह उजड़ गई, उसका परिवार है, उसके खेत खलियान है, वह सब कुछ तबाह हो गए, नीलाम हो गए, और यहाँ तक कि बिना दर्प दवा के, अर्थात बिना दवाई आदि के, उसकी जो घरनी है अर्थात उसकी घरवाली है, उसकी पत्नी है, वह भी चली गई। कहाँ चली गई, स्वर्ग चली, अर्थात स्वर्ग सिधार गई, अर्थात उसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यह सब याद करके जो किसान है उसकी आंखें हैं वो भर आती हैं। ठीक है, कि उसकी घर वाली पत्नी है वह बीमार पड़ी, लेकिन उसके पास उसको दवा दिलाने तक, उसके इलाज तक की व्यवस्था नहीं हो पाई और वह मर गई। ठीक है, तो यह कितनी दुख भरी बात है कि बेचारा किसान है वो इतना अतहास है, लाचार है कि वह अपनी पत्नी तक को नहीं बचा पाया। ठीक है, और पत्नी के मर जाने पर उसकी दूध मुही जो बिटिया भी ठीक तरह से देखभाल न हो पाने के कारण 2 दिन बाद ही क्या होती है, चल बसी, अर्थात दूध मुही, अर्थात दूध मुही किसे कहते हैं, जो अभी क्या कर रही है, नन्ही बच्ची है और वो दूध पीती है। ठीक है, वह भी क्या हो गई, इस प्रकार माँ का दूध न मिलने के कारण वह भी मर जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर पंत जी ने जो किसान है उसकी मन की जो व्यथा है, उसकी दुखों से करुणा से परिपूर्ण जो कहानी है उसको यहाँ पर क्या किया है, प्रस्तुत किया है। तो विद्यार्थियों, जो इतना आपने पढ़ा है, इसका जो अध्ययन है वे किया है, वे यहाँ की कविता था, वह आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे का जो भी आपकी कविता आगे की बच गई है उसका अध्ययन हम अगर हमारी अगली कक्षा में करेंगे, और आपके जो पिछले वाले जो चैप्टर वगैरह हैं उनके जो प्रश्न हैं वह आप अपनी नोटबुक में करेंगे। विशेष रूप से यह मेरा आग्रह मानिए या अपना स्वयं का कर्तव्य मानिए, और आप अपनी नोटबुक में करके जो ग्रुप में जो मेरे व्हाट्सअप नंबर है उन पे आप PDF बना करके सेंड करेंगे, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आपने पूर्ण रूप से कर्तव्य निष्ठा के साथ में जो पढ़ाई वगैरह है वो की है, और आपने जो कार्य है उसको भी क्या पूर्ण किया है। ठीक है, तो आज के लिए विद्यार्थी इतना ही, धन्यवाद। अगली कक्षा में हम वापस आपका जो अध्ययन है उसको आगे बढ़ाएंगे।